कफ सिरप, अरबों का धंधा और बाहुबली कनेक्शन, इस तरह के कीवर्ड्स आप लगातार सुन रहे होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक मामला है, इसमें धनंजय सिंह का नाम आ रहा है। उनका कफ सिरप का जो अरबों का धंधा है उससे नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि उनकी सफाई है कि उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मगर कफ सिरप की आखिर ऐसी क्या कहानी है कि लोग उसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख लगाकर 50 लाख रुपए गलत तरीके से कमा ले रहे हैं। ये अरबों का धंधा कैसे है और आखिर इतना कफ सिरप पी कौन रहा है? कैसे इसके तार उत्तर प्रदेश के बाद आप देखिए बंगाल, झारखंड और बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे और बताने के लिए मेरे साथ रहेंगे हमारे साथी विनय सुल्तान, जिनके हाथ में फिर से एक बार वही उनकी लाल डायरी है जिसमें काफ़ी कुछ आज चीज़ें बताने वाले हैं वो। सबसे पहले तो सुल्तान, मैं तो समझना चाहूँगा भाई कि आखिर इतना कफ सिरप आ कहाँ से रहा है? मतलब मैं जिस खबर की आप चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें धनंजय सिंह का नाम आ रहा है, उसकी वजह से कीवर्ड बन गया। यूपीएससीएफ ने कार्रवाई की है। 2 लोगों की, एक लोग की मुख्य गिरफ्तारी हुई है, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है। एक उनके साथी शुभम बताए जा रहे हैं कि वो भाग गए दुबई। तो इस पूरे मामले की कहानी समझेंगे। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाई ये इतना कफ सिरप कहाँ से आ रहा है? इतना कफ सिरप कौन पी रहा है? ये धंधा है क्या? मतलब इसमें बताया जा रहा है कि भाई 5 लाख के 50 लाख बन जा रहे हैं और एक करीब 100 करोड़ रुपए का सिरप स्टॉक करके रखा गया था बताया जा रहा है। तो इतना सिरप कहाँ से आ रहा है? कौन पी रहा है? दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में बद्दी। वो जगह वहाँ पे उसको आप समझ लीजिए कि भारत में जो फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनका मक्का है। दूसरा एक इलाका पड़ता है आपके पास में, देहरादून के पास में। ये 2 मेजर जगह हैं जहाँ पे भारत में जो है दवाएं बनती हैं। हाँ। तो बद्दी में क्या है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप जो है ये कहिए कि आप मेरे को ये दवा बना के दे दीजिए, मेरे को ये लेवल चाहिए, इस लेवल की दवा, और उस पर ये लिखा होना चाहिए। आप उनको दे दीजिए, वो पैकेजिंग बॉटलिंग सब करके आपको दवा बना के दे देते हैं। सामान्य तौर पे जो जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो वहीं पे बद्दी में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। देश और दुनिया में तमाम जगहों से वहीं सप्लाई होती हैं। तो होता क्या है, ये नेक्सस इस तरीके से काम करता है कि आप बद्दी में कोई थर्ड पार्टी, और अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे तो बिल्कुल 4-4 कमरे, 5-5 कमरे के ऑफिसेज चल रहे हैं। बहुत छोटे-छोटे ऑफिसेज, लेकिन वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के और वहाँ से जो है सारी दवाएं आपको बना के दे देंगे। आपको पैरासीटामोल चाहिए तो वो बना के दे देंगे, आपको कफ सिरप चाहिए तो वो बना के दे देंगे। और उसमें वो लोग कहाँ सप्लाई कर रहे हैं उसकी कोई जवाबदेही जो है, कोई रिकॉर्ड नहीं मतलब रिकॉर्ड तो होता है, बिलिंग होती है, लेकिन वो कंपनी है भी नहीं भी है, असली है कि नहीं है, शेल कंपनी तो नहीं है, दवा किसके पास जा रही है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके ऊपर जो है इसको वॉच करने का, इसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म मतलब नहीं वहाँ है। जो दवा बन रही है वो सप्लाई किसको हो रही है उसको चेक करने का पॉइंट नहीं। हाँ, वो सप्लाई जो हो रही है वो कागज में लिखा हुआ है है। कि फलानी, मान लीजिए हमने वाराणसी की किसी कंपनी को भेज दिया हाँ। या कानपुर की किसी कंपनी को भेज दिया तो ये लिखा हुआ है। लिखा और हुआ वो है। कंपनी है नहीं है, उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो केस था, जो अभी जिसकी वजह से यूपी में काफी हल्ला मचा उत्तर हुआ है, प्रदेश में जी। वो केस भी इसी तरीके से एक छोटे से कंसाइनमेंट से के पकड़ने से शुरू हुआ था। लेकिन अपन उस केस पे चलते हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि कफ सिरप का धंधा है क्या? क्यों कफ सिरप जो है इतनी पॉपुलर है बतौर नशे के तौर पे? तो कफ सिरप में जो कोडीन है वो एक तरीके से ओपियोइड है, मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं ओपियोइड। ओपियोइड जो है वो ऐसा काम करते हैं कि वो आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो जब हमको सर्दी जुकाम होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है ना, नींद आने में तकलीफ हो रही होती है, तो उस समय जो है ओपियोइड जो है आपको रिलैक्स करते हैं, आपको जो है सांस की जो प्रक्रिया है उसको आराम पहुंचाते हैं, आप शांति से सो पाते हैं। तो ये उसका काम होता है। लेकिन इसका जो है ये नशीली भी होती है और इसकी लत पड़ती है, मतलब सेडेक्टिव होती है। मतलब आप जो एक बार अगर आपने 5, 7, 10 दिन पी ली तो इसकी आपको लत पड़ने लग जाएगी। ये जो कफ सिरप का नशा है ये खास तौर पे भारत में, क्योंकि एक तो सस्ता नशा है, तो भारत में भी जो कामगार वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसमें काफ़ी प्रचलित रहा। उसके अलावा कश्मीर में खूब प्रचलित रहा है, बांग्लादेश में खूब प्रचलित रहा है। उसकी वजह ये धार्मिक हैं। इस्लाम में शराब पीना हराम है और जो मेजोरिटी वहाँ पे पॉपुलेशन है वो इस्लाम धर्म को मानने वाली है, तो उनके लिए जो है नशा जो है वो शराब का कर नहीं सकते। तो उसके सब्स्टिट्यूट जो हैं, या तो पहले जैसे कश्मीर में चरस खूब इस्तेमाल होती थी क्योंकि लोकली उगती थी, उसके अलावा जो है कफ सिरप बहुत इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश में भी सिमिलर सिचुएशन है कि वहाँ पे भी फैंसी ड्रिल जो कफ सिरप है जिसमें कोडीन पाया जाता है, उसकी मांग इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि शराब का चलन नहीं है। शराब जो है वो धार्मिक वजहों से शराब के ऑप्शन के तौर पर कंजप्शन उसका, हाँ, तो उसकी जगह पे कोडीन युक्त जो है ये फैंसी ड्रिल इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये जो पूरा का पूरा जो खेल शुरू हुआ, इस खेल को थोड़ा सा मतलब हम समझने की कोशिश करें तो एक टीपी नगर एक इलाका पड़ता है, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में। वहाँ पे लगभग 50,000 के तकरीबन जो है फैंसी ड्रिल की सीसी पकड़ी जाती हैं और वहाँ से ये केस खुलना शुरू होता है। तो ये जो फैंसी ड्रिल की सीसी पकड़ी जाती है, इसको बनाने वाली कंपनी थी एवर्ट फार्मा। एवर्ट फार्मा से जब ये यूपी पुलिस एसटीएफ जो है पत्राचार के जरिए पूछती है कि आप ये किसको देने वाले थे, आप हमको इसकी लिस्ट दीजिए, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उनसे जानकारी लेने के प्रोसेस में 6 महीने का वक्त, लंबा समय लग गया यूपी पुलिस को कार्रवाई करने से पहले। तो वहाँ से लगातार इनको जानकारियाँ मिलती रही। दिसंबर 2024 में एवर्ट फार्मा ने यूपी एसटीएफ को कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया, बंद कर दिया। और इसी दौरान उनके पास में फैंसी ड्रिल का लगभग 100 करोड़ रुपए का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने इलीगली, मतलब उनके लिए तो लीगली है क्योंकि उनके पास में एक बिलिंग एड्रेस है जिसमें वो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्टॉक भी निकाल दिया। दिसंबर 2024 की ये बात है। और ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो घूमता है लगभग 100 से ज़्यादा, 100 जो है शेल फर्म और शेल कंपनीज जो हैं उनके नाम पे बिलिंग होती है। और उनमें ये, जबकि सरगना जो है वो एक ही आदमी है और वो सारा का सारा माल जो है कभी इस कंपनी के पास जा रहा है, कभी उस कंपनी के पास जा रहा है। इस तरीके से डिफ्लेक्शन और डाइवर्सन के जरिए ये माल जो है उसको ठिकाने लगाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जब जांच में जब यूपी एसटीएफ आगे बढ़ती है तो उनको जो है एक रांची का जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर है सेल फार्मा, उसके तक वो लोग पहुंचते हैं। मतलब यूपी से कहानी रांची झारखंड पहुंच रांची जा रही है। तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क का जो सरगना है उसका नाम शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल, क्योंकि जब उसको पता चला कि एफटीएफ की जांच खुल गई है और पत्राचार में इतना समय लग रहा था, तो उसका वो फायदा उठाते हुए वो अपने करीबी लोगों के साथ में दुबई चला गया। दुबई गए। इस पूरे के पूरे वारदात में दूसरा जो अहम कैरेक्टर है वो है अमित सिंह टाटा। अमित सिंह टाटा। अमित सिंह उर्फ टाटा जो है वो जौनपुर का रहने वाला है और जौनपुर में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा है और उसके पहले से जो है मेडिकल के जो है तमाम यूपी के बाहुबली उनको अपना छोटा भाई भी बोलते हैं। हाँ, वो ऐसे, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे सुशील सिंह हो, सैयद रजा विधानसभा जो है, सब उसको अपना छोटा भाई बोलते हैं। सब उनको छोटा भाई बोल रहे हैं क्योंकि आप ये समझिए कि जब आप इस तरीके से मतलब गलत मीन से पैसा कमा रहे हो, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, तो राजनीतिक लोगों से आपकी जो है करीबी, ये भी कहा जा रहा है एसटीएफ की तरफ से कि शुभम जायसवाल खुद जो है कोशिश कर रहा था कि उसको किसी भी तरीके से विधान परिषद की सदस्यता मिल जाए। अच्छा, इतना एमएलसी बनना चाह रहा था। और ये खुद जो है ये चुनाव लड़ने की फिराक में था अमित सिंह टाटा। और इसके तमाम जो है उस इलाके में, चाहे धनंजय सिंह हो चाहे सुशील सिंह हो, उसके साथ में करीबी जो है उसके सोशल मीडिया पे संबंध। हालांकि हम ये बात और क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जैसे मेरे साथ फोटो है, किसी की और के साथ में फोटो, इसका मतलब ये नहीं कि अगला आदमी दोषी हो जाता है। लेकिन आप जब ये बढ़ा चढ़ा के ये कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और आप जिस काफिले में जो 9777 नंबर की गाड़ियां जो आपके काफिले में चलती है, उसी नंबर की एक गाड़ी जो है वो अमित सिंह टाटा के पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, तो ये तो सवाल उठते ही हैं। मतलब ये आपका किरदार भी जो है उसमें फिर सवालों के दायरे में आ जाता है। हालांकि धनंजय सिंह ने सफाई इनकार किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इसकी जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा धनंजय सिंह ने कहा है। मगर क्या जो आपने बातचीत की अपने सोर्सेस से, उसमें धनंजय सिंह का कोई रोल निकल के आ रहा है क्या? कोई इन्वॉल्वमेंट है? फिलहाल कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मैंने पूछा भी कि राजनीतिक रूप से कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने अभी तक मतलब इसके बारे में कोई खास खुलासा नहीं किया है। वापस से आ जाते हैं फिर आप शुभम जायसवाल और अमित सिंह। ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है? अगर आसान भाषा में आप लोगों को समझाएं कि भाई सिरप कहाँ से आता था, इस सिरप को ये लोग कहाँ बेचते थे, ये जो बात है कि 5 लाख का 50 लाख हो जाता था, ये आखिर कैसे हो जाता था? मैं इसको आप ये वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, ये जो पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पे कई फर्म जो हैं वो या तो बद्दी से बना रही थी या खुद बना रही थी फैंसी ड्रिल ऐसी जो कि भारतीय बाजारों में सप्लाई नहीं होती। सिरप है ये सिरप फैंसी ड्रिल नाम का एक सिरप है जिसमें 4% की तकरीबन कोडीन नाम का एक वो है। कोडीन जो है वही नशे का काम करता है। तो फैंसी ड्रिल नाम से ही ये पूरा नशा बेचा जाता है। तो फैंसी ड्रिल जो बन रही थी, अब ये जो है ये फैंसी ड्रिल जाती है बंगाल बॉर्डर से ये फैंसी ड्रिल एक नदी पड़ती है बंगाल और बांग्लादेश और भारत के बीच में, मेघना नदी है। अगर आप कभी देखेंगे या जो दर्शक वहाँ के बंगाल के हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं, मेघना नदी आप देखेंगे तो लगभग समुद्र जैसी आपको विशाल दिखाई देती है। और आप इस किनारे खड़े होकर ये सोचें कि मैं उस किनारे तैर के चला जाऊं,
ये मतलब मानवीय जो है श्रम के लिए बहुत असंभव कार्य लगता है कि एक इंसान जो है जा सकता है। लेकिन जब मैं बांग्लादेश में उन इलाकों में मुर्शिदाबाद मालदा वाले इलाके में जब मैं घूम रहा था रिपोर्टिंग के लिए, तो मेरे को कई ऐसे लड़के मिले जो कि नाले के, क्योंकि वहाँ पे नदी के ऊपर जो है लगातार बीएसएफ जो है निगरानी करती रहती, उनके बीओपीज होते हैं, है ना, और जवान सक्रिय रहते हैं, देखते रहते हैं दिन में भी रात में भी। मुझे कई ऐसे लड़के मिले जिनकी महारत इस बात में थी कि वो नाले में घुसते थे, फेंसिडिल अपनी कमर में बांध के, और नाले के जरिए जो है वो नदी में उतरते थे। और 400-400 मीटर, 500 मीटर तैरना बहुत बड़ा इलाका होता है, तैरने में बहुत श्रम लगता है। 500 मीटर वो लोग अंडर वाटर तैर के, फिर थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के, फिर अंडर वाटर तैर के, फिर वो इस तरीके से वो रात भर में वो नदी पार कर जाते थे सिरप वहाँ 20-20 हजार सिरप लेके। बाप रे बाप, 20,000 सिर्फ एक आदमी? हाँ, एक आदमी, क्योंकि पानी में वजन नहीं लगता है। पानी में जब आप चलते हैं कोई भी वस्तु आपको भारी नहीं लगती, तो उस चीज़ का फायदा उठा के, और ये पूरा का पूरा नेक्सस हर साल बीएसएफ जो है साउथ बंगाल का जो बांग्लादेश से लगता हुआ जो इलाका है, वहाँ 2 से 2.5 लाख सिरप जो है पकड़ती है हर साल, जो ये बीएसएफ पकड़ा जाता है। उसके अलावा यूएन की जो संस्था है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग और क्राइम के ऊपर काम करती है, उसकी रिपोर्ट है जिसमें हमको 2021-22 तक का ही डाटा मिलता है, और 2021-22 तक का जो डाटा है वो हमें बताता है कि लगभग बांग्लादेश में जो फेंसिडिल सप्लाई होती है उस इंडस्ट्री का साइज 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ का धंधा है yes, सिरप से जुड़ा? हाँ 35,000, माफ कीजिए 3500 करोड़, 300 मिलियन डॉलर, 3500 करोड़ रुपए का के तकरीबन 3200 से 3500 करोड़, ये 2022 का आंकड़ा है। तो अब मेरे को हाँ प्रति साल, और ये मेरे को लगता है ये आंकड़ा जो है 2024-25 आते आते मेरे 4,000 करोड़ के तकरीबन ये पहुंच गए। तो ये जो अभी जब्ती हुई तो 100 करोड़ की जब्ती है, ये यूपी में जो हुई ये। हाँ, तो इसमें तो अब आप ये समझिए कि इसमें बहुत बड़ी मछलियां जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। फेंसिडिल जो है एक ऐसी कमोडिटी है जो यहाँ पे 50 रुपए में बनती है और वहाँ 500 रुपए में बिक रही है। हाँ, बंगाल में, बांग्लादेश में। हाँ, तो ये 10 गुना का जो मार्जिन है, ये इसको ऐसी कमोडिटी बनाता है, ऐसी ड्रग्स बनाता है, इतना मार्जिन जो है वो आपको हेरोइन कोकेन वगैरह में भी नहीं मिलता है। अगर ट्रैफिकर के तौर पर हम लोग बात करें तो ये स्थिति जो है बांग्लादेश में, और ये सारा का सारा जो है ड्रग्स, ये मेजॉरिटी सप्लाई होता है बांग्लादेश में। उसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में भी सप्लाई होता है, कश्मीर में भी फेंसिडिल की खूब लत है लोगों को, तो वहाँ पे भी खूब। ये जो अमित सिंह टाटा पकड़े गए हैं, इनका काम धंधा कहाँ पर था? यूपी में था कि इनका भी बांग्लादेश आता था? ये इनको, क्योंकि एक साथ अगर एक ही कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगा रही है तो वो जो है ड्रग इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके निशाने पे आ जाती हैं। तो ये लोग शेल कंपनीज का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं। 60, 80, 100 के तकरीबन जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, मेडिकल एजेंसीज, वो खड़ी करते हैं जो स्टॉक करके रख सकें। वो कंपनीज, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं ग्राउंड पे कहीं नहीं है, वो सिर्फ पर्चे में चल रहे हैं, लेकिन बिलिंग उनके नाम से हो रही है। शेल कंपनीज हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये स्टॉक खुद ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा नेटवर्क खड़ा किया। तो अमित सिंह ने भी कई जगहों पे यूपी में, जिसमें जो 2 नाम हमारे सामने आते हैं, उसमें एक तो वाराणसी में इन्होंने श्री मेडिकल करके एक वाराणसी में एक मेडिकल एजेंसी खोली, उसके अलावा देव कृपा मेडिकल करके एक धनबाद में भी एक एजेंसी, 2 एजेंसीज इन्होंने खोली जहाँ पे ये स्टॉकिस्ट का काम करते थे। मेडिकल स्टोर और मेडिकल एजेंसी के बीच में स्टॉक का जो आपका पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो बदल जाता है। तो अगर आप मेडिकल एजेंसी के तौर पर काम करते हैं तो आप स्टॉक को जो है ज़्यादा मात्रा में रख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो मेडिकल जो कफ सिरप है, इनको फेंसिडिल, इनको स्टॉक करना, फिर इसकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो कि बांग्लादेश आखिर में पहुंचती है, कुछ इलाकों में जो है बिहार बॉर्डर से पार होकर नेपाल भी मिल जाती है। तो मेरा मोटा मोटी अनुमान अगर हम लगाएं तो ये 10,000 करोड़ रुपए के तकरीबन की इंडस्ट्री मोटा मोटी तौर पर हमको अभी दिखाई देती है। ये तो खतरनाक है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? अब जैसे यूपी स्टेट में पकड़ा, आपने बताया बीएसएफ लगातार इसको निगरानी रखता है, पर ये 10,000 करोड़ का धंधा कैसे फल फूल रहा है? मेरी एनसीबी के एक अधिकारी हैं जो फेंसिडिल पे ही काम कर रहे थे, उनसे बात हुई थी करीब 1.5 साल पहले। उन्होंने ये बताया कि गोरखपुर वाराणसी वाला जो जोन है, ये फेंसिडिल की सप्लाई का, फेंसिडिल के जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा हब जो है, जो हॉटबेड है, वो यही है। देश में जहाँ पर भी फेंसिडिल जा रही है, जो कोडीन युक्त कफ सिरप है वो जा रहा है, वो इन्हीं इलाकों से जा रहा है। और उनका ये कहना था कि जो ये इसको सप्लाई करने वाले हैं, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक तौर पे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई कर नहीं पाती है। तो अब जो यूपी एसटीएफ ने जो अभी कार्रवाइयाँ की हैं, लगभग 100 की तकरीबन जो है FIR हुई हैं। वाराणसी में 26 FIR हुई हैं, जौनपुर में 16 FIR हुई हैं, कानपुर शहर में
8 FIR हुई हैं जहाँ से आप आते हैं। लखीमपुर खीरी में 4 हुई हैं, लखनऊ में 3 हुई हैं, रायबरेली, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर, लगभग पूर्वांचल के हर जिले में यहाँ से 39 FIR हुई हैं। तो कुल मिला के 100 FIR के तकरीबन हो गई हैं। लेकिन इसमें सौरभ एक पेच और भी है। पेच ये है कि इस मामले में ये पहली बार ऐसा खुलासा नहीं है, एसटीएफ ने पहली बार कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले विभोर राणा और बिट्टू नाम के 2 अपराधी पकड़े गए थे इसी किस्म के फैंसी ड्रिल के जो है स्मगलिंग, हाँ, यूपी में ही। उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में और डबल बेंच ने जो है उनके खिलाफ ये केस जो है वो क्वैश कर दिया। तो अब जो अभी मेरे एक अधिकारी से बात हुई, वो कह रहे थे कि अब हम लोग जिनके खिलाफ FIR कर रहे हैं तो वो उस हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को दिखा के और गिरफ्तारी से बच जा रहे हैं। तुरंत वो जो है लोअर कोर्ट में अपील कर दे रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले को दिखा के, और वहाँ पे फिर जो है उनकी गिरफ्तारी पे स्टे लग जा रहा है। तो ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो इस पूरी सप्लाई चेन और पूरे नेक्सस को तोड़ना, दूसरा जो अपराधी जो इसमें संलिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की जो कानूनी कार्रवाई है, जिसमें क्या एविडेंस लगेगा, किस तरीके से जो है चार्जशीट पेश होगी और किस तरीके से इन दोषियों को सजा दिलवाई जाए। तो ये दूसरा मोर्चा है जहाँ पे उनको और संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़ा लूप होल है। तो ये 2020 का जो फैसला है बिट्टू और विभोर राणा बनाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है, इस फैसले को आधार बना के बहुत सारे जो इसमें संलिप्त लोग हैं वो बच रहे हैं, अपनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है स्टे ऑर्डर ले आ रहे हैं। तो ये अभी की फिलहाल की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा लूप होल विनय ने बताया, जिस पर मुझे लगता है कि देश की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो नीति नियंता हैं, यानी कि हमारे नेता लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, संसद का सत्र चल भी रहा है, तो इन विषयों पर उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बताइए 10,000 करोड़ का ये ब्लैक मार्केट तैयार हो गया है, धंधा है। इसका एक परत अभी उत्तर प्रदेश में खुली है और ऐसी परतें लगातार खुलती रहती हैं। कफ सिरप का धंधा कैसे इतना बड़ा हो गया है, और आप समझिए कि शराब के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्लैक मार्केट कितनी बड़ी तैयार हुई है। पूरे देश में इसका नेटवर्क है। इस पर मुझे लगता है सख्ती और की जानी चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश का ये जो मामला था और ये पूरा सिरप का पूरा जो धंधा है, आखिर कैसे चलता है, इसके पीछे कारण क्या है और अभी तक एजेंसीज क्या कुछ सामने ला पाई हैं, वो आपको इस वीडियो और इस डायरी के जरिए विनय सुल्तान ने बताने का प्रयास किया। हम ऐसे जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।